ये वीडियो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए है। मैं वन बाय वन दोनों ही बच्चों के लिए पेपर लेकर आया हूँ PYQ। पहले प्रोग्राम का डिस्कस करेंगे और फिर ऑनर्स का। तो पेपर का पैटर्न समझते हैं। 90 नंबर का आपका पेपर आएगा दोस्तों। पूरा पेपर या तो आप इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। हर एक क्वेश्चन करना इसमें कंपलसरी है और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी और हर एक क्वेश्चन को लगभग मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको रीजन बताना है इसमें कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 3 स्टेटमेंट है। अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन नॉट स्यू, अ माइनर कैन रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स, एनीथिंग डन इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब इसमें दोस्तों एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, पेपर ऑनर्स का हो या प्रोग्राम का हो वो फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सिलेबस सेम है, डिफिकल्टी लेवल सेम है। तो प्रोग्राम वाले ऑनर्स का पेपर और ऑनर्स वाले प्रोग्राम का पेपर भी जरूर देखें अपने कोर्सेज के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो कि 12 मार्क्स का हो गया। इसका बी पार्ट है डिफाइन कोercion एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये पहला क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट है डिफाइन एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू द वैलिड एक्सेप्टेंस। उसके बाद बी पार्ट है अ हस्बैंड एग्जीक्यूटेड अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन फेवर ऑफ हिज वाइफ आफ्टर रेफरिंग टू द quarrels and disagreement between them he promised to pay for her separate maintenance and residence. On his failure to pay, the wife sues him in the court of law. Will she succeed? आपको बताना है कि क्या वो कोर्ट में लेकर गई अपने हस्बैंड को, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं। ये 6 मार्क्स का है। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, आपको अगेन रीजन के साथ बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. Quasi contracts are based on the principle of unjust enrichment, or fraud and misrepresentatives are the same things. ये 3 है 12 मार्क्स के। बी पार्ट है agreement in restraint of trade are void. Comment on this statement. Also state the exception to this rule. इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है व्हाट आर द राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड को-श्योरिटर्स। इसका और दूसरा पार्ट हम डिस्कस करते हैं, बी पार्ट। इसमें ये है अंकित ऑफर टू सेल अ फार्म टू शोभित फॉर ₹10 लाख एंड शोभित गेव द ऑफर टू बाय इट फॉर ₹9.5 लाख. Subsequently, Shobhit offered to purchase the farm for ₹10 lakh. State with reason, is there any contract between Ankit and Shobhit? दोनों में वर्बली बात हुई है तो आपको बताना है कि क्या दोनों के बीच कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं। इन केस कोई आगे अपनी बात को डिसएग्री या डिनाई करता है तो उस कंडीशन में। तो ये 6 मार्क्स का इसका बी पार्ट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा समाप्त हुआ। इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन तीनों पर। ए पार्ट में एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, राइट्स ऑफ द बेलर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है डिफाइन सेल एंड एन एग्रीमेंट टू सेल, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू। सेल करना और सेल के लिए एग्रीमेंट करना, दोनों में फर्क बताना है, आपको डिफाइन करना है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के, आपको डिस्टिंग्विश करना है बेलमेंट एंड प्लेज पे, सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूट एजेंट पे और इंडेमनिटी एंड गारंटी पे। और इसका जो बी पार्ट है आपको बताना है इम्प्लॉयड कंडीशन क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसका ए पार्ट है नो सेलर ऑफ गुड्स कैन कन्वे टू द बायर ऑफ गुड्स अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ प्रोसेस। एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू दिस रूल एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो और इसका कोई एक्सेप्शन भी होता है कि सेलर के अलावा कोई और भी टाइटल ट्रांसफर कर सकता है बायर को, तो वो आपको एक्सेप्शन भी इसमें एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। इसके बाद अगले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में।
ये 6 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया। इसके इंटरनल चॉइस में अगेन 2 क्वेश्चन है। डिफाइन एन अनपेड सेलर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। और इसका बी पार्ट है, व्हाट इज द एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। ये 2 पार्ट्स हमारे हो गए। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द फॉलोइंग। इसमें कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एलएलपी और चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिसेस ऑफ एलएलपी। और बी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्मॉल एलएलपी। और इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करनी है कुछ चीजें। प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर, रूल्स रिगार्डिंग द चेंज ऑफ द नेम ऑफ एलएलपी। और बी पार्ट है, आप विसल ब्लोइंग से क्या समझते हो, व्हाट प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल टू द विसल ब्लोअर अंडर द एलएलपी एक्ट। तो ये आपका बीकॉम प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बीकॉम ऑनर्स क्वेश्चन पेपर। देखिए पैटर्न वगैरह बिल्कुल सेम है, तो पैटर्न पर हम नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें बस एक चीज याद रखिएगा, प्रोग्राम हो या ऑनर्स हो, कोई क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक साथ अटेम्प्ट करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, डिफाइन द टर्म वॉइड एग्रीमेंट्स, डिस्कस द एग्रीमेंट इन रिटर्न ऑफ ट्रेड विद सुटेबल एग्जांपल। डिफाइन द टर्म ऑफर, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू अ वैलिड ऑफर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और एक इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, राहुल अ माइनर bought 6 luxury clothes from Raghav traders on credit. Later on, after the refusal from the Rahul to pay off the price for luxury cloth, Mr. Raghav filed a suit against Mr. Rahul. Can the sum be recovered from Mr. Rahul? Also discuss the minor's liability for the necessaries. तो ये 6 मार्क्स का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि एक माइनर ने उधार पर कपड़े ले लिए और फिर बाद में पेमेंट करने को मना कर दिया, तो पूछना है कि क्या वो उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है ऑनर या नहीं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, 3 पार्ट्स 6-6 मार्क्स के। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, जिसमें ए पार्ट है, डिफरेंशिएट करना है मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड को, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड को। और इसका बी पार्ट है, डिफाइन करना है कंसीडरेशन क्या होता है। ऑल्सो डिस्कस द एक्सेप्शन टू द रूल, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद सी पार्ट है इसका, एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वाइड एब इनिशियो, डिस्कस ऑल्सो द स्टेट प्रोविजन, ऑल्सो स्टेट द प्रोविजन रिलेटेड टू रेस्टिट्यूशन इन केस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन डैमेजेस एंड पेनल्टीज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और फिर है डिस्कस सूट फॉर क्वांटम मेरिट एंड सूट फ्रॉम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्वेश्चन नंबर 2 के इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसका, व्हाट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, डिस्कस द केसेस विच आर कवर्ड अंडर द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसके बाद हमारा इसका बी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद इसका सी पार्ट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मिस्टर रहीम अ रिनोड टेलर फॉर Sherwanis delivered a lot of clothes at Surat railway station for consignment to Lucknow on 1st of November। ठीक है भाई, एक टेलर हैं, उन्होंने अपना कंसाइनमेंट भेज दिया रेलवे स्टेशन में। मिस्टर रहीम नीडेड दिस लॉट टू बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ नवंबर एज द ऑर्डर फॉर शेरवानीज वुड बी एट पीक ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है भाई, वो चाहते थे कि नवंबर के आखिर तक ये सब पहुंच जाए, तो ये उसमें डिमांड ज़्यादा है। ही डिड नॉट ब्रिंग दिस टू द नोटिस ऑफ रेलवे, कंसाइनमेंट वॉज डिलेड बाय 1 month। ये सब चीज़ें उन्होंने रेलवे को बताई नहीं कि ऑर्डर कब तक पहुंचाना है, और कंसाइनमेंट 1 महीने डिले हो गया। अब क्या मिस्टर रहीम जो है वो क्लेम कर सकता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, आपको बताना है रेलवे से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। हमने बीकॉम ऑनर्स में थोड़ा सा ये चेंज देखा कि इसमें ट्रू और फॉल्स आए नहीं है, लेकिन हमने ये भी देखा कि भाई इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑलराइट, अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका ए पार्ट है, व्हाट इज मीन बाय एजेंसी बाय स्टॉपल एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेवेंट टू द अबव अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट।
ये देख सकते हो प्रोग्राम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, फिर है डिफाइन द टर्म्स कंडीशन एंड वारंटीज अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऑल्सो डिस्कस द इम्प्लाइड कंडीशंस। तो ये 6 मार्क्स के 3 पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के इंटरनल चॉइस पे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। What is mean by caveat emptor? Explain the exception to the doctrine of caveat emptor under the Sales of Goods Act. A seller cannot transfer to the buyers of good a title better than what he himself has. Comment giving exception to this rule. Again ये क्वेश्चन प्रोग्राम में भी आया हुआ था। Discuss the right of unpaid seller against the good when property in good has not transferred to the buyer. ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है Who can become partner in LLP? What are the disqualification for becoming a partner? दोस्तों LLP वाला जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन उसमें से सिर्फ उस अकेले यूनिट में से आ सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ LLP अंडर द LLP एक्ट और डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP अंडर द LLP एक्ट 2008। इसके इंटरनल चॉइस की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के इसमें क्या है जी, who are the designated partner under LLP Act 2008? Also discuss the disqualification for designated partner. फिर है partner act as an agent of LLP. Comment. Also discuss the liability of partner in case of fraud. फिर आपका है आपको पार्टनरशिप फर्म और LLP में डिफ्रेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है किन्हीं 3 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और विसल ब्लोइंग अंडर LLP एक्ट 2008, प्रोविजन रिलेटेड टू टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और वाइड वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट, रूल्स रिलेटेड टू द चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP। ये हमारे क्वेश्चंस थे बिजनेस लॉ के। टोटल 5 क्वेश्चन इसमें भी थे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमने ये भी देखा कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें इंटरनल चॉइस बेशक थी, बट एक ही उसमें शॉर्ट नोट में जो डिफरेंशिएट वगैरह थे वो करने थे। ऑलराइट, तो यही इसी तरह का PYQ है और पैटर्न है आप लोगों का, कोई खास डिफरेंस नहीं है। बल्कि बीकॉम ऑनर्स में मैंने ये देखा कि ज़्यादा ध्यान इस पर रखा गया है कि हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हो। हालांकि प्रोग्राम में हर क्वेश्चन के ज़्यादातर 2 पार्ट्स थे, लेकिन उसके अंदर भी एक पार्ट को और सब डिवाइड करा गया था। तो कहने का मतलब यह है कि बिजनेस लॉ के एग्जाम में उतना ही लिखा जाता है जितना पूछा जा रहा है। कहानियाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता, आपको या तो प्रोविजन पता है या तो प्रोसेस पता है या नहीं पता, दैट्स इट। जो चीज़ पूछी गई है उतना ही आप लोगों को लिखना है। तो यही था दोस्तों बिजनेस लॉ का एग्जामिनेशन पैटर्न और PYQ बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 का। थैंक यू।